अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। लफ्ज के लिहाज से है कि इंडस्ट्री की जो केमिस्ट्री है वो आपके पास क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन में लिखता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम क्या करें, केमिकल कंपाउंड्स, प्रोडक्ट्स और उनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करें, ठीक है, कि वो कैसे बनती हैं। अब इसमें मिसाल देते हैं केमिकल कंपाउंड्स की। केमिकल कंपाउंड में हम देखें कि O2 है, ठीक है, Cl2 है, अमोनिया है, ठीक है, NaOH है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है, HNO3, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स ये कैसे बनते हैं, ये किस काम आते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्री में इनका क्या काम है, कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। प्रोडक्ट्स की अगर कैटेगरी लिखें तो आपके पास पेंट है, ठीक, पेंट है, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है। हमारे पास एक एक लफ्ज की एक एक इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। ये केमिकल कंपाउंड्स, इनकी प्रोडक्ट्स का में इनका यूजेज, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनती है, इस सब की स्टडी किस स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर। कमर्शियल स्केल कहते हैं बड़े पैमाने वाला स्केल, ठीक है, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, यानी कि आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो ग्लास या थोड़ा सा हमारा प्रोडक्ट नहीं जनरेट कर रहे, मिलियंस टन्स के लिहाज से जो है आप अपने प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट में केमिकल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कौन से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, हमारा जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बन रहा है वो किस किस स्टेज से गुजर रहा है और उस पर क्या क्या अवामिल असरअंदाज होते हैं। ये सारी स्टडी हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। अच्छा, इसमें हमारे पास डिफरेंट केमिकल एंड कंपाउंड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है वो हम स्टडी करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की क्लोरीन की, Cl2, ये आपके पास है वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरी। हमारे पास जो पानी है अगर हम उसमें क्लोरीनेशन उसकी करवाएं, क्लोरीन डालें तो वो प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के 6 मंथ बाद हमारी जो वाटर की पाइपलाइन है उसमें क्लोरीनेशन की जाती है, वाटर को वॉश किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास अमोनिया है, NH3, ये रेफ्रिजरेशन गैस है, रेफ्रिजरेटर गैस, ठीक है, उसके तौर पर भी इस्तेमाल होती है, ठीक। इसके अलावा आपके पास NaOH है, ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, सोप इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट्स में NaOH इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी इंडस्ट्री में आएगी, डिफरेंट पेंट्स इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो डिटर्जेंट इंडस्ट्री, ऐसी भी डिफरेंट इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है, वहां ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अप्लाई की जाती है। अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, कपड़े के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम जिन चीज़ों को, ठीक है, तो वो कैसे बनता है, कलर डिफरेंट डिज़ाइंस आए हैं कपड़े के ऊपर, तो कैसे लाने हैं हमने वो डिज़ाइंस, कलर कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, डाइज वगैरह ये हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डील करते हैं। अब हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी स्टडी कर लिया, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की वो आपके पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस से रिलेटेड केमिस्ट्री को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें देखें कि डेफिनेशन अगर हम इसकी स्टडी करें ना स्टूडेंट्स तो 3 मेजर जो है वर्ड्स हमें मिलेंगे। कहते हैं कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और इसके इफेक्ट और प्रॉपर्टी को स्टडी करें। बारी बारी इन 3 लफ्जों को समझते हैं। रेडियोएक्टिविटी क्या है, आपके सामने केमिकल रिएक्शन क्या है। इसमें देखिए कि एक एलिमेंट है यूरेनियम, ठीक है। अब इसमें 92 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसका एटॉमिक नंबर 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और 238 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इसको कहते हैं एटॉमिक मास। आगे हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अच्छा, ये क्या हुआ है कि अपने डॉटर एलिमेंट्स में, इसको कहते हैं डॉटर एलिमेंट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया, डिवाइड हो गया, तकसीम हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये तकनीक क्या कहलाती है, रेडियोएक्टिविटी कहलाती है। अच्छा, जब ये ऐसा प्रोसेस होता है ना तो हमारे पास एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है,
और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनॉर्मस एनर्जी, जिसको हम डिफरेंट टेक्निक्स में इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी? जस्ट फॉर एग्जांपल हम उस एनर्जी से क्या करते हैं जी, उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, इसको हम अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली लाइफ के केमिकल रिएक्शंस में। कौन कौन से? हम इसको फूड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन। आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज देखी होंगी, इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं कि वो पैकिंग जब फूड की करते हैं ना, तो उसके बाद कुछ रेडिएशंस उस पर फॉल करवाते हैं। क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी जूस है, उसका डब्बा है, रानी फ्लोट है या कोई भी और है, उसके ऊपर सर्टेन टाइप्स ऑफ रेडिएशन जब फॉल होती है ना, तो वो हमारे पास फूड जो है वो लंबी अरसे तक 1 2 3 सालों तक क्या रहता है, प्रिजर्व रह रहता है, ठीक है, खराब नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग ये बड़े मजे की टेक्निक है स्टूडेंट्स। कार्बन डेटिंग क्या है? हमने आए रोज खबरों में सुनते हैं कि फलां जो है मुजस्मा फलां साल पुराना था, या फलां जो फिश है उसका जो फॉसिल फ्यूल मिला है, बकाया जात उसके जो मिले हैं वो 1000 साल पुराने थे। तो ये कैसे पता लगाते हैं कि वो 1000 साल, 15000 साल या 2000 साल पुराना था? तो ये कार्बन डेटिंग टेक्निक है। रेडिएशंस उस पे फॉल करवाते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस, ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियस से निकलती हैं, और उससे हमें पता लगता है कि वो चीज कितनी पुरानी है, ठीक है। तो इस तरह की बेशुमार और एप्लीकेशन है कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी। हम जानते हैं कि जिस बंदी को कैंसर हो उसे एक मशीन में लटा दिया जाता है, तमाम रेज उसके ऊपर फॉल की जाती हैं वो सर्टेन पोर्शन पर जहाँ पे वो कैंसर काज है, तो क्या होता है कि कैंसर उसका खत्म हो जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक लफ्ज है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। 2 तरह के न्यूक्लियर प्रोसेसेस हम स्टडी करेंगे, इसकी बहुत लंबी डिटेल है, थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कि फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या है कि कोई भी सर्टेन टाइप ऑफ एलिमेंट का अपने डॉटर एलिमेंट्स में ट्रांसफर होकर एनर्जी को रिलीज करना, ठीक है, एनर्जी को रिलीज करना, इसको कहते हैं फिशन रिएक्शन। अगर मैं इसको सिंपल जुबान में लिखूं तो मैंने कहा कि आपके पास एक न्यूट्रॉन था, ठीक है, इसने एक एटम के ऊपर फॉल किया और वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अनस्टेबल, एक्साइट हो गया क्योंकि उसके पास न्यूट्रॉन आ गया ना, अब वो स्टेबल नहीं रहा, एक्स्ट्रा चीज आ गई। तो हुआ क्या कि वो अपने छोटे दो डॉटर एलिमेंट्स में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन, और इसमें हमारे पास 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, इसको न्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं। सेकंड न्यूक्लियर प्रोसेस है आपके पास फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या है, फ्यूज होना, मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपके पास छोटे जो है वो एलिमेंट्स या उनके जो है वो कंपाउंड मिलते हैं, और आपके पास एक बिग जो है वो एटम जनरेट करते हैं। अच्छा, इससे भी आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, इनॉर्मस है, इनॉर्मस, और ये एनर्जी जो है ना इसको हैंडल करना इम्पॉसिबल है अर्थ पे। यानी कि ऐसा कभी रिएक्शन हो चाहे फ्यूजन रिएक्शन, तो अर्थ क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये ज्यादातर रिएक्शन जो है ना सन में होते हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन, मिलने से, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री थी, और हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को भी स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो स्टडी है वो हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द सराउंडिंग ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसकी गिरदोगवार में हमारे पास क्या है, एनवायरनमेंट है। अगर हम बुक की डेफिनेशन देखें ना बच्चों, तो बुक की डेफिनेशन में क्या है, 2 लफ्ज हमें मिलेंगे, उसको हम स्टडी करते हैं कि कंपोनेंट्स, पार्ट्स, हिस्से और ह्यूमन एक्टिविटीज और उनका इफेक्ट किस पे, एनवायरनमेंट पे। इसकी जो तालीम है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन सी हैं? आपके सामने 4 कंपोनेंट्स लिखे हैं, इनको बारी बारी देखते हैं। पहला कंपोनेंट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है वाटर से रिलेटेड, ठीक है, किससे रिलेटेड,
वाटर से रिलेटेड। आपके पास अर्थ क्रस्ट में रिवर है, ओशन है, लेक है, ठीक है, जहां कभी पानी मौजूद है, हमारी सीवरेज की पाइपलाइन है, उसकी स्टडी, उसमें कौन से केमिकल रिएक्शन है, उसमें कौन से मेटल्स इन्वॉल्व हैं, ये सारी स्टडी अर्थ में पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोस्फीयर। इसके बाद आपके पास जो लिथोस्फीयर है, ये आपके पास है अर्थ क्रस्ट, इससे रिलेटेड स्टडी आपके पास क्या कहलाती है, लिथोस्फीयर, ठीक है। इस अर्थ क्रस्ट में कितनी मेटल्स हैं और कौन कौन सी चट्टानें मौजूद हैं, माउंटेन्स कैसे हैं, उनमें कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जमीन में गोल्ड कहाँ पे है, आयरन कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जमीन के ऊपर क्या है, अगर हम 10-20 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो हमारे पास कौन सी मेटल्स हैं, अगर जमीन के सेंटर को हम एज्यूम करें तो वहां क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास है लिथोस्फीयर। अच्छा, इसके बाद एटमॉस्फेयर कहते हैं एयर को, एयर से रिलेटेड। हम इस जो है वो अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ अवे मूव करें तो हमारे पास एयर आ जाती है। इसको भी मेजर हम पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। हमारे पास स्पेस है, वहाँ एयर मौजूद नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, स्टार्स हैं, सन्स हैं, वहाँ क्या है। इसके अलावा आपके पास बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर, इसको समझने के लिए आप एक वेन डायग्राम समझें। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक हिस्सा है अर्थ का, ये आपके पास है वाटर, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। इसी तरह अर्थ का ये एक हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट, ये है अर्थ क्रस्ट। इसी तरह आपके पास ये हिस्सा जहाँ पे एयर मौजूद है, जहाँ पे क्या मौजूद है, एयर। लेकिन यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स कि कुछ हिस्सा इन तीनों में कॉमन है, यकसा है। कौन सा, मैं हाईलाइट करता हूँ। आप देखिए कि ये हिस्सा तीनों में क्या है, तीनों में कॉमन है। तो ये वो हिस्सा है जहां पे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम जानते हैं कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे, एंटार्क्टिक ओशन पे, जहां बिल्कुल बर्फ है, वहां पे जो है, जहां पेंगुइन्स भी नहीं है, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो जमीन का ऐसा हिस्सा जहां पे वाटर भी है, क्रस्ट भी है और एयर भी प्रेजेंट है, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो हिस्सा क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। उसकी स्टडी जो है वो एनवायरनमेंट में बायोस्फीयर कहलाती है। इसको हम लिख सकते हैं लाइफ रिलेटेड एनवायरनमेंट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, लाइफ रिलेटेड एनवायरनमेंट। ओके, इसके बाद अगर हम देखें कि एक्टिविटीज एंड इफेक्ट्स क्या हैं, हम जो रोजमर्रा की सरगर्मियां परफॉर्म करते हैं उनका असर क्या होता है आपके पास एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं, हम जहां कहीं जाते हैं मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं, तो मोटर बाइक यूजिंग, इससे क्या होता है, आपके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर को वार्म करती है, तो ये इसका क्या है, इफेक्ट है। इसी तरह आपके पास क्या, कटिंग ट्रीज, हम ट्रीज को दिन ब दिन क्या करें, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टास्क भी हम परफॉर्म करते हैं और इससे होता क्या है, आपके पास जो सीजन्स हैं, वेदर्स हैं, उनमें चेंजिंग्स आती है। हम देखते हैं कि जो गर्मियों का सीजन है वो लॉन्ग हो गया है, ठीक है, सर्दियां बहुत थोड़े अरसे के लिए आती हैं। इससे जो है वो वेदर चेंजिंग्स होती हैं, वेदर चेंजिंग्स, ये आपके पास क्या है, इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये इफेक्ट्स हैं एक्टिविटीज के, स्टडी है इसकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास फोग, हम सर्दियों में देखते हैं फोग का बड़ा एक जो है वो रुझान रहता है, फोग छाई होती है, ठीक है। तो ये भी इस वजह से ही होता है, एनवायरनमेंट पर असर होता है। ओके, इसके बाद अगर हम डिफरेंट अदर साइंसेस की बात करें बुक से रिलेटेड, तो जियोलॉजी का, इकोलॉजी एंड सॉइल। तो जियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ की स्टडी। अच्छा, इकोलॉजी क्या है, हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप और उनका सराउंडिंग यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है, कौन सी चीज वो गिव करते हैं और कौन सी एनवायरनमेंट से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम अगर सांस की बात करें तो अगर हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो है एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, तो हमारा ये जो है एनवायरनमेंट से क्या है, रिलेशनशिप है। ये इस सारे रिलेशनशिप को हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ organisms with one another and environment।
ठीक है, ये सारी इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा सोइल से रिलेटेड स्टडी है। अच्छा, यहाँ पे आपको बड़ी मजे की बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड। आप देखें कि जो प्लास्टिक है, ठीक है, और प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक जो है वो बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। साइंसदान कहते हैं कि जो पहला प्लास्टिक बना था ना अर्थ पे, वो आज तक खत्म नहीं हुआ, डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। तो जब ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं ना एनवायरनमेंट को, तो हम उसकी रोकथाम के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी काम करते हैं। तो इस सिलसिले में हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, दरख्त लगाते हैं और डिफरेंट जो है वो चीजों को बैन करते हैं ताकि एनवायरनमेंट पे जो है बुरा असर ना हो। इस सिलसिले में प्लास्टिक को बैन किया गया, कहाँ पे, मोरक्को में, ठीक है, कीनिया में, चाइना में ब्लैक प्लास्टिक जो है, काला शार्क, ठीक है, उसको ज्यादा जो है वो बैन किया गया, ब्लैक प्लास्टिक बैन। इसीलिए जो है आप देखें कि घरों में वाटर बोतल्स जो हैं उसका जो पैंदा है, सतह नीचे वाली, वो बाल का ऐसा होता है कि इस्तेमाल करके वो येलो हो जाती है, ठीक है। तो उसमें बिस्फेनॉल ए, ठीक है, BPA इसको कहते हैं, BPA, ये एक मटेरियल है, ये रिलीज होना शुरू हो जाता है प्लास्टिक से। ये कैंसर काज मटेरियल है, बड़ी जो है खतरनाक रेडिएशन रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो इनगल्फ हो जाती है हम उसको अपनी बॉडी में। तो इस वजह से अपनी वाटर बोतल वक्तन फवक्तन चेंज कर लिया करें। तो ये डिफरेंट जो है टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट्स हैं उनको ओवरकम करते हैं। तो यहाँ हमने एनवायरमेंटल स्टडी को भी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी स्टडी किया। अपनी आखिरी ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसकी तरफ आते हैं। लास्ट जो हमारे पास केमिस्ट्री की शाख है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, ये जो लफ्ज एनालिटिकल है ना, ये निकला है लफ्ज एनालिसिस से, जिसका मतलब है तज्जिया करना, ठीक है, छानना, अलग करना, पहचानना कोई चीज कैसे, कितनी, क्यों मौजूद है, ठीक है, किसी चीज के अंदर। ओके, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सेपरेट करना और आइडेंटिफाई करना। हम किसी सैंपल को लेते हैं, ठीक, हम फॉर एग्जांपल कहीं से भी पानी लेते हैं, ठीक है, किसी रिवर में, किसी समुद्र में जाते हैं और पानी का एक सैंपल ले लेते हैं। अब सैंपल को लेबोरेटरी में लाके हम उसको एनालाइज करते हैं। अब उसमें से डिफरेंट चीजें हम अलहदा करते हैं। हो सकता है पानी में कोई मेटल मौजूद हो सकता है पानी में कोई और केमिकल मिला हो, ठीक है। तो हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके उस जो हमारे पास पानी में मौजूद दीगर ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अलहदा करते हैं, ठीक है, तो सेपरेट करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये कौन कौन से हैं, ये मेटल है, नॉन मेटल है या कोई और सब्सटेंस है। हो सकता है पानी में जो है सोइल भी हो, रेत भी हो, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये दो जो लफ्ज हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सैंपल को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, किसको, सैंपल को। अच्छा, जो एनालिसिस है ना वो दो तरह के हैं। एक तो हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक आपके पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम मिसाल से समझते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं कि आपके पास कोई भी सैंपल है ना, उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कोई चीज क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इंक इन वाटर, इंक इन वाटर। हमने कहा कि हमने स्याही को पानी में डाल दिया, दो चीजें हैं, एक तो इंक है और एक वाटर है। ये हो गया क्वालिटी के दो चीजें हमारे पास हैं। अब अगर हम ये जानना चाहें कि इस मिक्सचर में कितनी इंक है, कितने परसेंट इंक है और कितने परसेंट वाटर है, ठीक है, क्वांटिटी को जानना चाहिए, मिकदार को जानना चाहिए, वैल्यू को जानना चाहिए, परसेंटेज को जानना चाहिए, तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, मिकदारी, ठीक है, मिकदारी तज्जिया, मिकदारी तज्जिया, यानी कि टू नाउ परसेंटेज, टू नाउ वैल्यूज, परसेंटेजेस। तो इसको जाना क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जबकि ये जाना इसमें है क्या, ये क्वालिटेटिव है। हमने अभी बात की थी वाटर की, तो वाटर में आपके पास जो है वो एक सैंपल में वाटर भी हो सकता है, एक सैंपल में मेटल भी हो सकती है, जिंक भी हो सकती है और एक सैंपल में सोइल भी हो सकती है। तो ये तीन चीजें एक सैंपल में हो सकती है, लेकिन कितने कितने परसेंट है उस क्वांटिटी को जानना, टू नाउ द क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
टेक्निक्स कौन सी प्रोवाइड करते हैं, टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक सैंपल में से डिफरेंट एलिमेंट्स को, उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सके। तो इसमें हमारे पास फिल्ट्रेशन टेक्निक्स है, ठीक, फिल्ट्रेशन टेक्निक्स, छानना, ठीक है। थर्मल टेक्निक्स है, हम जो है उसको फायर जो है प्रोवाइड करते हैं, फायर से हम उसको वोलेटाइल करते हैं, उसको वेपोराइज करते हैं, भाप में तब्दील करते हैं और उनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं ये इनको आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर स्टूडेंट्स ये बहुत ही एडवांस जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं टू सेपरेट द सैंपल्स। अच्छा, टाइप ऑफ सैंपल्स, टाइप्स ऑफ सैंपल, सैंपल किस तरह के हो सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक दो जगह से हम सैंपल इकट्ठे करें, हम कहीं से भी सैंपल इकट्ठे कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम ब्लड सैंपल ले लें, ब्लड सैंपल, हमने एक पर्सन का ब्लड लिया है। अब ब्लड में जानना चाहते हैं हम कि इसमें प्लेटलेट्स कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, तो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं सेपरेट करने के बाद। तो वाटर सैंपल है, ठीक, वाटर सैंपल। अच्छा, इसके अलावा रोग सैंपल, ठीक है, ROCK, रोग सैंपल। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल हो सकते हैं। फूड सैंपल हो सकता है स्टूडेंट्स, फूड सैंपल, हमने एक फूड लिया, अब हम जानना चाहते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके। तो हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी स्टडी किया। तो ये सारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री थी। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, जो आप मेहनत करेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आप अपना नाम रोशन करेंगे, घर वालों का करेंगे, इस मुल्क का करेंगे और अल्टीमेटली आप सबका नाम जो है वो रोशन करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।